गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम से संबंधित अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम 22 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। कल मैंने दोनों पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। जो क्विज वाला पीडीएफ था वीकली क्विज का और जो डेली करंट अफेयर्स का था वो दोनों मैंने डाल दिए हैं, तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वरिष्ठ भारतीय कुश्ती टीम ने, जो सीनियर रेसलिंग टीम अभी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गई थी, 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, तो कौन सा एडिशन था? 20वां एडिशन था। इसमें इन्होंने अपना अभियान 9 पदक, जिसमें इन्होंने 4 रजत पदक जीते और 5 कांस्य पदक जीते। देखिए, इस बार इसमें गोल्ड मेडल एक भी हमें नहीं मिला, यह भी आपको याद रखना है। इन्होंने जीत कर ये कल समाप्त किया। कल ये रेसलिंग चैंपियनशिप समाप्त हो गई। इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा एडिशन था? 20वां एडिशन था। और कहां पर आयोजित की गई थी? तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ये आयोजित की गई थी। ये हमें याद रखना है। अगर बात करें राजधानी, मैंने आपको बता दी बिश्केक। किर्गिस्तान की अगर करेंसी की बात करें या यहां की मुद्रा क्या है, तो किर्गिस्तानी सोम। ठीक है, सोम यहां की मुद्रा है। इसके अलावा बात करें, अगर भारत किर्गिस्तान के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज या सैन्य अभ्यास करता है जिसका नाम है खंजर। ठीक है, खंजर नाम से हम किर्गिस्तान के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। किर्गिस्तान आप सभी को पता होगा एक सेंट्रल एशियन कंट्री है जो यूएसएसआर के विखंडन के बाद 1991 के बाद अस्तित्व में आया है। अभी एक और सेंट्रल एशियन या मध्य एशियाई देश के साथ हमने मिलिट्री एक्सरसाइज किया है 1 से 2 दिन पहले, वो है आपका उज्बेकिस्तान। और इसका क्या नाम है एक्सरसाइज का? डस्ट लिक। ये भी याद रखिए, ये इसका 5th एडिशन था, 5वां संस्करण था। तो ये सारे फैक्ट्स अभी कुछ चर्चा में रहे। आगे चलते हैं। ब्राजील के वर्षावन में क्लाउडेड टाइगर कैट की एक नई प्रजाति पाई गई है। तो थोड़ा थोड़ा ये है बिल्ली की प्रजाति। वैसे शेर, चीते, ये सारे बिल्ली की प्रजाति में आते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखने में काफी अलग, ये शेर जैसी लगती है। यहां पर आप नीचे देख सकते हैं, मैंने इसका फोटो भी डाला है। तो ब्राजील के वर्षावन जो है, रेन फॉरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो दुनिया के सबसे फेमस वर्षावन है अमेजॉन। अमेजॉन के वर्षावन भी आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पड़ते हैं ब्राजील के। और जो अमेजॉन का डेल्टा है, ठीक है, क्योंकि अमेजॉन जो नदी है ये अटलांटिक ओशन में गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, वो भी आपका जो डेल्टा है वो ब्राजील में ही बनता है। अब ब्राजील से संबंधित कुछ फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। और इसकी मुद्रा क्या है? ब्राजीलियाई रियाल इसकी मुद्रा है। ब्राजील में एक पोर्ट है बहुत फेमस, एक बंदरगाह है सेंटोस। सेंटोस बंदरगाह को कॉफी पोर्ट या कॉफी बंदरगाह कहा जाता है, क्योंकि यहां से आपका कॉफी का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। और दुनिया में अगर लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री की बात करें तो वो ब्राजील ही है। ठीक है, फर्स्ट रैंक है दुनिया में कॉफी प्रोडक्शन में ब्राजील की। सेकंड रैंक है आपकी वियतनाम की। कंट्री छोटी है लेकिन कॉफी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपका यूपी पीसीएस 2017 में आ चुका है, कॉफी प्लांटेशन से ही। ये पूछा गया था, जो ब्राजील में बड़े बड़े कॉफी के बागान होते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो उसको फजेंडा। ठीक है, फजेंडा बोला जाता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स बताता हूं। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको भारत में झूम कृषि या झूम खेती कहते हैं, उसी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ब्राजील में क्या नाम है? इसको ब्राजील में रोका, ROCA, रोका के नाम से जाना जाता है। कॉफी के साथ साथ गन्ने के कल्टीवेशन में भी, इसको भी याद रखिएगा, अगर आप शुगर केन या गन्ने की खेती की बात करें तो ब्राजील की रैंक इसमें फर्स्ट है, सेकंड रैंक इसमें इंडिया की। ठीक है, गन्ने की खेती में तो शुगर केन या जो गन्ने की कल्टीवेशन है वो भी ब्राजील में काफी होती है। तो यार ये सारे कुछ संबंधित फैक्ट से ब्राजील से जो पूछता रहता है। आगे चलते हैं। अमेरिकी विदेशी विभाग ने नाइजर से, जो कि एक अफ्रीकी देश है, लगभग 1000 अमेरिकी सैनिकों की वापसी की योजना शुरू करने की घोषणा की है। इससे पहले अफगानिस्तान से भी अमेरिका ने अपनी आर्मी वापस बुलाई थी कुछ हिस्सों में, और यहां पर भी अब 1000 अमेरिकी सैनिक को वो वापस बुला रहा है। यह निर्णय अफ्रीका, विशेषकर साहेल में अमेरिकी विदेश नीति और सैन्य रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। तो आपका जो नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, अगर आप इजिप्ट से लेकर माली पूरा अटलांटिक ओशन तक जाएंगे, वो वाला जो पूरा क्षेत्र पड़ता है उसको सहेल रीजन बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछे सहेल रीजन या सहेल क्षेत्र कौन से महाद्वीप
से संबंधित है तो ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। बात करें अगर नाइजर की, तो नाइजर जो कंट्री है काफी सारे बॉर्डर है। कैपिटल है इसकी नियामे। और अगर बात करें इसकी मुद्रा की, जो करेंसी है, तो वो है CFA फ्रैंक। ये यहाँ की करेंसी है। इसके बॉर्डर की बात करें तो लीबिया, सबसे पूर्व से स्टार्ट करते हैं, चाड, फिर लीबिया, अल्जीरिया। अल्जीरिया अगर बात करें अफ्रीकी महाद्वीप में लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के हिसाब से, इसको याद रखिएगा। पहले सूडान हुआ करता था, लेकिन अब सूडान और साउथ सूडान में बढ़ गया है। तो अल्जीरिया इस समय सबसे बड़ा देश है अफ्रीकी महाद्वीप में। और अगर टोटल देश की बात करें, जितने भी हमारे टोटल 7 महाद्वीप हैं, उसमें अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा देश हैं, वो है 54। इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। फिर आपका माली से बॉर्डर करता है। इसके अलावा बुर्किना फासो से, बेनिन से और नाइजीरिया से साउथ में बॉर्डर करता है। कैपिटल, और ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मुंबई सर्कल ने पन्हाला किले में विश्व विरासत दिवस मनाया। तो आपसे पूछ सकता है पन्हाला किला कहां पर स्थित है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और ये थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक बहुत महत्व है। यह स्थान लोकल रूप से नागों के निवास के रूप में, यानी अडॉब ऑफ स्नेक्स के रूप में जाना जाता था। और पारंपरिक रूप से जो ऋषि रहे हैं, एक ऋषि पराशर, उनसे जुड़ा हुआ इस स्थान को माना जाता है। कब मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, ये हमने कवर किया था, फिर से बता देता हूं। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम क्या रही? थीम रही डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, माफ कीजिए बायोडाइवर्सिटी मैंने बोल दिया, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। आगे चलते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना नया एडिशन लॉन्च किया है। किस रिपोर्ट का? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये जारी की है। और देखिए, ये अर्धवार्षिक रिपोर्ट होती है, यानी साल में ये 2 बार जारी की जाती है। यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अर्धवार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक वित्तीय बाजारों और उभरते बाजार वित्त पोषण की स्थिरता का आकलन करती है। इसे साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में रिलीज किया जाता है। तो ये अप्रैल का एडिशन आ चुका है, अब इसके बाद इसका अक्टूबर का नेक्स्ट एडिशन आएगा। इसके अलावा IMF 2 और रिपोर्ट जारी करता है। ये रिपोर्ट तो अभी हमने कवर की थी, पिछले हफ्ते ही लॉन्च की गई थी, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। इसके अलावा ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये IMF जारी करता है। इसके अलावा देखिए, बिल्कुल सेम रिपोर्ट आती है, बस एक शब्द का अंतर है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है, कौन सी 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स ट्विन या ब्रेटन वुड्स की जुड़वा कहा जाता है? तो वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में USA के न्यू हैम्पशायर में, वहां पर इन दोनों संस्थाओं का उदय हुआ था, इसीलिए इन दोनों को ब्रेटन वुड्स की बहनें कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। IMF की स्थापना 1944 में हुई है। IMF की जो अभी चेयरपर्सन है वो भी चर्चा में रही है, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा को इसका 5 साल के लिए, नए कार्यकाल के लिए फिर से चेयरपर्सन चुन लिया गया है। इसके अलावा देखिए, एक चीज याद रखिएगा, बाय कन्वेंशन, ठीक है, कोई रूल लिखा नहीं है, लेकिन हमेशा से ऐसा होता आया है, वर्ल्ड बैंक का जो चेयरपर्सन होगा, जो हेड होगा, वो अमेरिकन होगा या USA से होगा, और जो IMF का हेड होगा बाय कन्वेंशन, वो यूरोपियन होता है। अभी तक जितने भी बने हैं, इसके अलावा कोई नहीं बना। तो वर्ल्ड बैंक का हमेशा से हेड जो होता है USA का होता है, और आपका जो IMF है उसका यूरोपियन होता है। क्रिस्टीना जॉर्जिएवा याद रखिएगा। क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, ये पूछ सकता है आपसे कौन सी कंट्री की है, तो ये बुल्गारिया से बिलोंग करती है। ठीक है, तो यही सारे कुछ संबंधित फैक्ट्स थे। आगे चलते हैं। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाना है। तो अभी फ्रांस की यात्रा पर गए हैं, इसलिए थोड़ा सा फ्रांस का मैप मैंने डाला है ताकि आपका थोड़ा ज्योग्राफी से हम इसे रिलेट कर सकें। अगर आप फ्रांस की देखेंगे, सबसे पहले करंट अफेयर्स में फ्रांस चर्चा में क्यों है? एक, अभी फ्रांस ने सूडान और उसके आसपास के देशों के लिए वित्तीय सहायता जुटाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया था। कहां पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अभी ये 2 से 3 दिन पहले ये आयोजन किया गया है, हमने इसको पहले भी कवर किया था। फिर से बता देता हूं, सूडान और उसके आसपास का क्षेत्र, क्योंकि ये एरिया जो है लगातार मिलिटेंट ग्रुप से और पॉलिटिकल उठापटक से जूझता रहता है, तो वहां के लोगों की मदद के लिए इन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया था फ्रांस की राजधानी पेरिस में।
अब स्टैटिक फैक्ट यहां से क्या बन सकता है, फ्रांस का जो शहर है पेरिस, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो एक नदी है आपकी सीन नदी, SIENE, ये सीन नदी के किनारे स्थित है, यहां पर आप इसे देख भी सकते हैं, ये है आपकी सीन रिवर। दूसरा प्रश्न जो सबसे ज्यादा बनता है, इसको आप रट लीजिए, स्पेन और फ्रांस को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो यहां पर मैप में आप नीचे देख सकते हैं, स्पेन और फ्रांस को पायरेनीज माउंटेन रेंज अलग करती है। यह प्रश्न कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपसे कह रहा हूं। इसके अलावा एक बार पूछ लिया था कि गल्फ ऑफ लॉयंस या लॉयंस की खाड़ी कहां पर पड़ती है, तो ये मेडिटेरेनियन सी में पड़ती है। ये वाला जो आपका क्षेत्र है, या यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला, यहां पर आपका पड़ता है गल्फ ऑफ लॉयंस, इसको भी याद रखिएगा। आई थिंक SSC वगैरह में शायद ये पूछा हुआ है। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में कौन सी स्ट्रेट पड़ती है, तो यहां पर आपकी पड़ती है डोवर स्ट्रेट या डोवर जल डमरू मध्य फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन को अलग करता है। और डोवर स्ट्रेट किस किस को जोड़ती है, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को ये जोड़ती है, ठीक है, इंग्लिश चैनल और यहां पर पड़ता है नॉर्थ सी, इन दोनों को ये जोड़ती है, ठीक है। तो ये कुछ फ्रांस से संबंधित फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। जर्मनी की बात करें अगर, जर्मनी भी इसका बॉर्डर है। और हाँ, एक चीज और बता देता हूं, फ्रांस का जो बॉर्डर लगता है पहले एक बार पूरा देख लेते हैं। बेल्जियम से बॉर्डर है, जर्मनी से बॉर्डर है, स्विट्जरलैंड से है, इटली से है और साउथ में स्पेन से इसका बॉर्डर है। तो जर्मनी से देखिए यहां पर जो इसका बॉर्डर है, इस बॉर्डर का नाम है मैगीनॉट लाइन, ठीक है। इन दोनों के बीच के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को मैगीनॉट लाइन बोला जाता है, तो इसको याद रखिएगा। जर्मनी पूछ सकता है आपसे, जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, वो है आपका स्प्री नदी, तो स्प्री नदी के किनारे ये स्थित है। और हाँ, माफ एक बार और पूछ लिया था, ये भी मुझे याद आ गया, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज है, तो जुरा माउंटेन रेंज, ठीक है। यहां पर आप देख भी सकते हैं जुरा माउंटेन रेंज, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये सारे आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं बाद में आराम से। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे, आज या कल में ये पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए वैसे तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन पद्म विभूषण आप एटलीस्ट याद रखिएगा, क्योंकि पद्म पुरस्कारों की 3 कैटेगरी होती है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण उसमें सबसे बड़ा ऑनर है। भारत का दूसरा सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार है, सबसे ऊंचा कौन सा है, भारत रत्न। तो इस बार 3 इंपॉर्टेंट नाम मैंने डाले हैं, जिसका नाम आपको याद रखना है। श्रीमती मुर्मू पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू को, तथा भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम जी को। देखिए अब प्रश्न अगर अच्छा बनाना होगा कैसे बनाएगा, हाल ही में पद्मा सुब्रमण्यम जी को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, वो कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित है, तो वो भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम कहां पर होता है, तमिलनाडु में होता है। इसको पद्म विभूषण प्रदान करेंगी। इसके अलावा डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जो आपने देखा होगा, इनकी भी हाल ही में मृत्यु हुई थी। सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल बहुत बड़ा NGO है, उसके ये फाउंडर थे। इनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। तो ये 3 नाम आपको स्पेशली याद रखने हैं। थोड़ी सी बात करते हैं पद्म पुरस्कारों की। देश में पद्म पुरस्कार नागरिक पुरस्कार यानी सिविलियन अवार्ड है, जो 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है, तो इसको गणतंत्र दिवस पर अनाउंस कर दिया गया था और अब ये दिए जाएंगे। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। भारत रत्न इस बार ये 5 लोगों को दिया गया है, ये हम कवर कर चुके हैं। चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है और PV नरसिम्हा राव जी को दिया गया है। ठीक है, 4 लोग की डेथ है, केवल लाल कृष्ण आडवाणी जी ही अभी जीवित हैं, बाकी सारे लोग ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, इनकी डेथ हो चुकी है। यहां पर आप देखेंगे पद्म विभूषण, ये पद्मश्री अवार्ड की टॉप कैटेगरी है, ये 2nd नंबर पर है। पद्म भूषण और पद्मश्री सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। अगर बात करें इसके इतिहास की, तो इन अवार्डों की शुरुआत 1954 में की गई थी, इसको भी आप याद रखिए। आगे चलते हैं। रूस में हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए एक स्ट्रेटेजिक समझौते पर हस्ताक्षर अभी किए हैं। तो किसके साथ भारत एक जॉइंट अनुसंधान केंद्र बनाने वाला है? रूस के हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और इंडिया की दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीच में। अगर बात करें रूस से, तो रूस से अभी हमने कौन सी मिसाइल सिस्टम लिया है? इग्ला S।
मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये हमने रूस से अभी पहली खेप इसकी हासिल की है। आगे चलते हैं। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी के नेतृत्व में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक 17 से 19 अप्रैल तक कैप्री इटली में हुई है। तो इटली का एक शहर है कैप्री, वहां पर यह आयोजित की गई है। इटली देखिए अभी लगातार चर्चा में है, क्यों? दो माउंटेन रेंजेस की वजह से या दो ज्वालामुखियों की वजह से। एक था आपका विसुवियस और एक है आपका एटना। माउंट एटना में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था, जिसमें धुएं के छल्ले वहां से निकल रहे थे। और भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली द्वीप, ठीक है, सिसिली द्वीप है, वहां पर यह स्थित है। और बात करें माउंट विसुवियस, तो अभी आर्कियोलॉजिस्ट ने एक शहर है पोम्पेई शहर, ठीक है, पोम्पेई शहर। पोम्पेई शहर में एक रोमन काल का बैंक्वेट खोजा है, जिसमें दीवार पर चित्रकारी की गई है। तो इसीलिए यह चर्चा में था, क्योंकि जो पोम्पेई शहर है वो विसुवियस के पास ही पड़ता है। तो माउंट विसुवियस भी इटली का एक बहुत फेमस वॉल्केनो है या ज्वालामुखी है। ये आप देख सकते हैं, इटली का मैंने मैप डाला है। इसकी कैपिटल है रोम। और पूछ चुका है रोम कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रोम आपका टाइबर नदी, ठीक है, TIBER, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। रोम के एक तरफ आपका एड्रियाटिक सी पड़ता है इटली के एक तरफ, दूसरी तरफ टाइरेनियन सी पड़ता है। यह है आपका माउंट एटना, और ये पूरा जो द्वीप है आपका ये सिसिली द्वीप है, ठीक है। ये आपका मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर में पड़ता है। एक तरफ इसके गल्फ ऑफ टरांटो है, इसको भी याद रखिएगा। एक यहां पर आप पढ़ पा रहे होंगे माउंट स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली भी एक वॉल्केनिक माउंटेन है, जिसको लाइट हाउस टू दी मेडिटेरेनियन सी बोला जाता है, यानी भूमध्य सागर का प्रकाशपुंज इस माउंटेन रेंज को बोला जाता है, या इस ज्वालामुखी को बोला जाता है। ये आपका विसुवियस है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। संतोष विश्वनाथन को इंटेल क्या है? आपकी जो कंप्यूटर में चिप्स यूज होती हैं वो इंटेल बनाता है। इसका भारत क्षेत्र का या इंडियन रीजन का इन्हें प्रमुख अभी नियुक्त किया गया है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट व्यापार विखंडन के शुरुआती संकेत को दर्शाती है कि आपका जो ट्रेड है वो डिसरप्ट अब हो रहा है धीरे धीरे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का नाम हमें याद रखना है वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट, यानी वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है ये WTO ने जारी की है। WTO के मैं आपको बता चुका हूं, पहले इसको GATT जर्नल एग्रीमेंट्स ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड के नाम से जाना जाता था। बाद में मरक्केश की संधि के बाद 1995 में इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया है। आगे चलते हैं। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में एक संयुक्त बयान जारी कर सेनकाकू द्वीप समूह की यथास्थिति को बदलने के चीन के एक तरफा प्रयासों का विरोध किया। तो चीन की जो प्रसारवादी रणनीति है, साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा चीन एक्सपेंड करता रहता है, और कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी उसने उस क्षेत्र में बना लिए हैं, जिसके कारण जो अमेरिका है अब इस पैसिफिक क्षेत्र की कंट्री के साथ मिलकर बार बार इसका विरोध करता है। अगर लोकेशन की बात करें, सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित है। ये द्वीप, जिन्हें चीनी भाषा में डियाओ के नाम से भी जाना जाता है, जापान और चीन के बीच एक विवाद का मुद्दा लगातार रहे हैं। तो अगर आप यहां से देखेंगे, ये है आपका साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया के बारे में कल हमने पढ़ा था, क्योंकि साउथ कोरिया ने मिसाइल सभी लॉन्च की थी। ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका येलो सी, ठीक है। जो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगजे, ठीक है, यांगजे रिवर है वो आपका यहीं से आकर येलो सी में ही गिरती है, इसी पीले सागर में गिरती है। इसको बोला जाता है ईस्ट सी, ठीक है। ईस्ट चाइना सी नहीं है, ईस्ट सी है, या सी ऑफ जापान इसको बोला जाता है। अब बात करते हैं जो लोकेशन है सेनकाकू आइलैंड की। तो सेनकाकू आइलैंड आप देखेंगे तो वो पड़ता है यहां पर, ठीक है। ये है आपका ताइवान। ताइवान और चाइना के बीच के जल डमरू मध्य को क्या बोला जाता है? इसको ताइवान स्ट्रेट या ताइवान जल डमरू मध्य बोला जाता है। पहले इसका नाम क्या था? फॉर्मोसा स्ट्रेट या फॉर्मोसा जल डमरू मध्य पहले इसको बोला जाता था। अब इसको ताइवान जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर कौन कौन से पड़ते हैं? ये है आपका ईस्ट चाइना सी, यहां पर सेनकाकू द्वीप है, ये है आपका ईस्ट चाइना सी, और इसके जो वेस्ट में है यहां पर ये है आपका साउथ चाइना सी, ठीक है, साउथ चाइना सी। तो आपका ताइवान स्ट्रेट एक तरह से साउथ चाइना सी और ईस्ट सी को जोड़ता है। वैसे ईस्ट सी इसी का हिस्सा माना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। लोकेशन में फिर कह रहा हूं, पूछ लेगा आपसे कि सेनकाकू द्वीप समूह कहां पर है, तो याद रखिएगा ईस्ट चाइना सी में या पूर्वी चीन सागर में स्थित है। अगर मैप में देखना चाहे तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये है पूरा ताइवान, ये आप देखेंगे साउथ चाइना सी, जो मैंने आपको मैप में अभी समझाने की कोशिश की है। ठीक है, यहां पर ये है आपका ईस्ट चाइना सी, यहीं पर आपका स्थित है सेनकाकू आइलैंड। ठीक है, ये और ये आपका जापान है, तो इन दोनों के बीच में ये विवाद का विषय लगातार रहता है। ये जो एरिया था ये मैंने आपको बता दिया, ताइवान जलडमरू मध्य है, ताइवान स्ट्रीट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यही देखिए आज के सारे करंट अफेयर्स थे जो चर्चा में थे। आई होप आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स पसंद आए होंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ हमेशा की तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।